Now this is lecture 7, class 12th chemistry, chapter 9th, coordination compounds. टॉपिक है भाई हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन. हमने पढ़ा था भाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं. दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू द सॉल्यूशन. कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे जो सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर नहीं टूटते. तो उसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं हम स्टेबिलिटी, यानी वो कितने स्टेबल होते हैं, यानी हाउ दे आर स्टेबल इन एन एक्वस सॉल्यूशन या इन ए सॉल्यूशन. वी नो दैट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज आर हाईली स्टेबल हैं. मोस्टली जो कॉम्प्लेक्सेज है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दे आर हाईली स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन मीन्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स. क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटेगा तो किसमें टूटेगा, मेटल आयंस अलग हो जाएंगे और लिगेंड्स के पार्टिकल अलग हो जाएंगे. दैट मीन्स इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिटवीन किसी भी मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इन्वॉल्व्ड इनटू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स हमारा क्या भाई, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर द एसोसिएशन एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव ऑफ द स्टेबिलिटी. कैसे भाई, मान लिया हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 फॉर 2 पॉजिटिव. मान लिया हमारे पास क्या भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, और हमारे पास क्या है, अमोनिया एक्वस 4. इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव. क्लियर भाई, ये होता है. अगर इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हूं, वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पे किसका काम करेगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट. क्या बोलेंगे इसको, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या कहलाएगा वो हमारा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इट इज डिनोटेड बाय KS. किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, KS से. Where K represent the constant, S represent the stability. That means the meaning of KS क्या होता है, stability constant. The meaning of KS क्या भाई, S से stability, K से constant. तो stability constant KS. तो KS की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारे प्रोडक्ट है वो ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, जो करते थे हम 11th क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो वैल्यू ऑफ KS क्या आएगी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ KS इज इक्वल टू CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव, नीचे क्या आएगा हमारा, Cu2 पॉजिटिव NH3 की 4 Cu2 पॉजिटिव अंदर. इस प्रकार से भाई, क्लियर ना. ये हो जाएगा भाई हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट. क्लियर, याद रखना, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कांस्टेंट विल आल्सो इंक्रीजेज. कहने का मतलब ये है, जितनी ज्यादा आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हाइयर होगी, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज हाइयर, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आल्सो हाइयर. जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा उस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी. दैट मीन्स याद रखना, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. यानी जितनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज बढ़ेगी, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा. क्लियर. अगर हम एक जनरल एग्जांपल है, लेट अस कंसीडर जनरल एग्जांपल. मान लिया हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर हमारे पास मेटल है प्लस लिगेंड्स हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Ml4. तो इसके लिए हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, KS Ml4 Ml की 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर भाई. अगर मैं इसको, ये तो थी हमारी एक स्टेप के अंदर, अगर मैं इसको इसी रिएक्शन को करूँ डिफरेंट स्टेप के अंदर, कैसे भाई, मान लिया इन फर्स्ट स्टेप M प्लस L कन्वर्ट इनटू द Ml. तो हमारा इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, K1 क्या हो जाएगा भाई हमारा, Ml. क्लियर. इन सेकंड स्टेप अगर मेरे पास Ml है प्लस L है, वो क्या बनाता है, Ml2. तो इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऊपर, Ml2 ऊपर, Ml और L नीचे. इसको मान लिया अपने इक्वेशन सेकंड, इसको मान लिया अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड स्टेप के अंदर भाई. अब Ml2 हमारे पास
एक और लिगेंड जुड़ेगा, क्या बनाएगा, Ml3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3, Ml3 ऊपर, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नीचे वही Ml2 और L। रिएक्शन फोर्थ। इन फोर्थ स्टेप Ml3 हमारे पास लिगेंड था प्लस एक और लिगेंड जुड़ा, क्या बना भाई, Ml4। इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या मान लिया, K4। तो Ml4 इज इक्वल टू Ml3 और L। इक्वेशन नंबर 5। अगर आप इक्वेशन उठाते हो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर आप इक्वेशन उठाते हो सारी की सारी फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हो, यानी K1 क्रॉस K2 क्रॉस K3 क्रॉस K4, सारी चीज़ें कट जाएंगी। ऊपर क्या बचेगा, Ml4 और नीचे क्या आएगा, M और क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, L की 4। और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है भाई, Ks। किसकी वैल्यू है भाई हमारे पास, Ks। यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ks किसकी को लाया भाई, K1 क्रॉस K2 क्रॉस K3 क्रॉस K4। यानी आप कितने भी स्टेप में इसको डिवाइड कर लो, द टोटल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यानी Ks कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, यानी इसको खोलते हैं भाई, ये हमारे पास क्या आया, यानी द वैल्यू ऑफ Ks क्या आई भाई हमारे पास, K1 क्रॉस K2 क्रॉस K3 क्रॉस K4। इक्वेशन नंबर 6, ये रिजल्ट आया भाई हमारा, क्लियर ना। यानी अगर इस स्टेप के अंदर, अगर ये हमारा n स्टेप में डिवाइड होता, अगर ये हमारा किस में होता, n स्टेप के अंदर, n स्टेप में होता, तो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ks क्या होती है हमारी, K1 क्रॉस K2 क्रॉस K3 क्रॉस एंड सो ऑन टू Kn। इस प्रकार से द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्लियर। इस प्रकार से ये वैल्यू होती है हमारी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, क्लियर भाई ये बात। यानी हमारा जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, डिसोसिएशन के, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे डिसोसिएशन उतनी ही कम होगी। तो सिंपल सी बात है, डिसोसिएशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये मेरा, यानी डिसोसिएशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है किसके भाई, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। रीजन है, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। रीजन क्या भाई हमारा, क्योंकि स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट कम होगा। दैट मीन्स डिसोसिएशन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स बोथ ऑफ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इफ द स्टेबिलिटी ऑफ ए कांस्टेंट इज हायर देन डिसोसिएशन विल बी लोअर। इफ द डिसोसिएशन इज हायर देन द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल बी लोअर। क्लियर भाई, ये हमारा टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन ए गिवन सॉल्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन। यानी वो फैक्टर कौन से होते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन, यानी वो फैक्टर कौन से होते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं भाई, उन पर प्रभाव पड़ता है। वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर क्या भाई हमारा, नेचर ऑफ द सेंटर मेटल एटम। नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या सेंटर मेटल आयन, यानी जो हमारी स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स आयन की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, पहला भाई नेचर ऑफ द सेंटर मेटल आयन। यानी द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑलवेज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सेंटर मेटल एटम या नेचर ऑफ द सेंटर मेटल आयन। अब इस नेचर के अंदर भी कई फैक्टर होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है भाई हमारा, चार्ज। यानी चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन। हमें पता है जितना ज्यादा चार्ज होगा ना स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बी रिमेंबर इट, हायर इज द चार्ज ऑन सेंटर मेटल एटम,
हाइयर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। याद रखिए, जितने ज्यादा चार्ज हाई होगा, हाइयर इज द चार्ज या हाइयर इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन या सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जितना चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। बी रिमेंबर इट भाई। दूसरा भाई, सेकंड फैक्टर क्या है भाई? साइज। किसका साइज भाई? सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन का। क्लियर ना? क्या बोलते हैं? साइज। वी नो दैट अगर साइज को घटाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, बड़ी चीज को तोड़ना आसान होता है, छोटी चीज को तोड़ना मुश्किल होता है। यानी ग्रेटर इज द साइज द लोअर इज द स्टेबिलिटी। साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अगर साइज छोटा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बी रिमेंबर इट, लोअर इज द साइज ऑफ सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन, हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, बट ग्रेटर इज द साइज, लोअर इज द स्टेबिलिटी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अलग अलग फैक्टर हैं। 3 साइंटिस्ट हमारे अलग अलग जो केमिस्ट थे, आर्लैंड, चैट और डेविस, ये अलग अलग थे, जिन्होंने एक्सेप्टर की एक फॉर्म बनाई थी कि क्लास ए एक्सेप्टर और क्लास बी एक्सेप्टर। 2 एक्सेप्टर बनाए थे, क्लास ए एक्सेप्टर और क्लास बी एक्सेप्टर। क्लास ए के अंदर क्या थे? जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स थे वो क्या थे? लेस थे। जैसे हमारे ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्लियर ना? बट इन क्लास बी एक्सेप्टर दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लाइक हैवी मेटल्स, जैसे भाई क्या है? सिल्वर है, पैडमियम है, रदरफोर्डियम है, इरेडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, मरकरी है, लेड है, इस प्रकार से। क्लियर ना? इस प्रकार से उसने 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या करेगी? डायरेक्टली डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई? हमारे उसके ऊपर, सॉरी भाई, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द आर्लैंड, चैट एंड डेविस। क्लियर ना? ये 3 केमिस्ट थे, इन तीनों ने इसको एक्सप्लेन किया था। क्लियर ना? और इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट क्या होता है भाई? वी नो दैट कुछ जो हमारी ये होती हैं, ये सेंटर मेटल आयन जो होती हैं, डी पॉइंट क्या है? चिलेट इफेक्ट। अगर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं सेंटर मेटल आयन से, वो एक रिंग फॉर्मेशन में है। अगर चिलेशन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, चिलेशन नहीं है तो स्टेबिलिटी क्या है? कम। बी रिमेंबर इट, इफ दे हैव द चिलेशन इफेक्ट तो स्टेबिलिटी इज हाइयर, अदरवाइज क्या हो जाएगी? लोअर। तो नेचर में 4 पॉइंट आए, चार्ज, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लास्ट वन इज द चिलेट इफेक्ट। एक इफेक्ट और होता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्लियर? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ये क्या होता है? मल्टी डेनेट लिगेंड पर डिपेंड करता है। मल्टी डेनेट लिगेंड वो क्या होते हैं? साइक्लिक इन नेचर होते हैं। और अगर मल्टी डेनेट लिगेंड होंगे तो साइक्लिक नेचर होगा। दैट मीन्स अगर माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो आप इस इफेक्ट भी, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, इफ द मल्टी डेनेट लिगेंड्स, अगर लिगेंड्स क्या है? मल्टी डेनेट्स, एट दैट टाइम दे फॉर्म द साइक्लिक फॉर्मेशन। क्या बनाते हैं वो? साइक्लिक फॉर्मेशन। और जितनी ज्यादा साइक्लिक फॉर्मेशन होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मीन्स इट आल्सो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट, द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। पहला तो क्या था भाई? नेचर ऑफ द सेंटर मेटल आयन, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा भाई? नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ लिगेंड। इसके अंदर भी 2 पॉइंट होते हैं। एक तो क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ यानी उनकी ताकत क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? द मोर बेसिक एलिगेंट द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। याद रखना, जितनी ज्यादा बेसिसिटी, ये भी डायरेक्टली डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसी लिगेंड की ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हाइयर इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला पॉइंट था बेसिक स्ट्रेंथ, एंड सेकंड वन एंड लास्ट पॉइंट साइज एंड चार्ज। इसमें दोनों पॉइंट इकट्ठे हमारे, साइज एंड चार्ज। हमें पता है साइज तो रेसिप्रोकल है, साइज को बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, साइज को घटाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट इन केस ऑफ चार्ज
इट विल बी रेसिप्रोकल। हाइयर इज द चार्ज, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दे बोथ पॉइंट आर सिमिलर टू दैट नेचर ऑफ द सेंटर मैटर। चार्ज को बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, चार्ज को घटाएंगे स्टेबिलिटी घट जाएगी, लेकिन साइज को बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी घट जाएगी और साइज को घटाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर भाई? These are the two factors which affect the stability of a complex ion। सिंपल सी बात है भाई, हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी किसकी, कॉम्प्लेक्स आयन की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो ही चीजें होती हैं, मेटल एटम या मेटल आयन, और दूसरा क्या होता है, लिगेंड्स। तो इन्हीं के तो डिपेंड भी किस पे करेंगे, नेचर ऑफ द मेटल आयन और नेचर ऑफ द लिगेंड, इन्हीं पे डिपेंड करेंगे भाई। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन टॉपिक, मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल कहते हैं दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप, विच कंटेन द कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज ए लिगेंड। जिनके अंदर क्या होता है भाई, CO ग्रुप होता है, किसके रूप में होता है, लिगेंड के रूप में। क्लियर ना? क्योंकि मेटल तो है ही हमारी, सेंटर मेटल एटम किससे जुड़ी होती है, कार्बोनाइल ग्रुप से। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, CO, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड इन विच द लिगेंड एक्ट एज ए CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो, यानी कार्बोनाइल क्या हो आपका, लिगेंड के रूप में हो। क्या कहलाएंगे हमारे, मेटल कार्बोनाइल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, मेटल कार्बोनाइल्स। और इन मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं भाई, इनके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल भी होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं। क्लियर ना? जो हमने पढ़ी थी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टेट्राहेड्रल भी पढ़े थे, ऑक्टाहेड्रल भी पढ़े थे, और क्या पढ़े थे भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? तो इनका भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होता है, टेट्राहेड्रल भी होता है और ऑक्टाहेड्रल। इनकी शेप के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। क्लियर ना? तो नो नीड ऑफ इट, बट आपको बता देता हूं मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए लिगेंड नोन एज द मेटल कार्बोनाइल्स। दो टाइप के होते हैं ये, एक तो क्या होते हैं सिग्मा बॉन्डेड कार्बोनाइल्स, दूसरे क्या होते हैं भाई, पाई बॉन्डेड। दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, आपने पढ़ी होगी ना, सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग 11th क्लास में, सेम वही है, सिग्मा बॉन्डिंग कार्बोनाइल्स और पाई बॉन्डिंग कार्बोनाइल्स। सिग्मा बॉन्डिंग क्या होते हैं, विच कंटेन द सिग्मा बॉन्डिंग, और पाई बॉन्डिंग क्या होते हैं, विच कंटेन द पाई टाइप ऑफ बॉन्डिंग। क्लियर? उनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइल्स और दूसरे क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइल्स। प्रिपरेशन कैसे करते हैं भाई इनकी, अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स, किसकी बात करें भाई, प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल को बनाते किससे हैं, सिंपल सी बात होगी, हमारे पास एक तो क्या होगी, मेटल होगी, और एक क्या होगा, CO ग्रुप होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जांपल निकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, NiCO4। क्लियर? इसकी बजाय अगर हमारे पास फेरस है, FeCO, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, H200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या भाई हमारा, हाई प्रेशर, तो क्या बनाएगा, FeCO5 पेंटा कार्बोनाइल फेरस। क्लियर भाई? अगर हमारे पास MO है, मोलिब्डेनम है, कार्बोनाइल है सेम, 200 टेम्परेचर है और 250 ATM प्रेशर है, तब क्या बनाएगा भाई हमारा, MoCO6। क्लियर? इस प्रकार से दीज आर द मेटल कार्बोनाइल्स। क्लियर भाई? बॉन्डिंग बता चुका हूं मैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, दे कंटेन द टू टाइप ऑफ द बॉन्डिंग्स, वन इज द सिग्मा बॉन्डिंग, अदर वन इज द पाई बॉन्डिंग। यानी दो टाइप की बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, एक तो सिग्मा, सिग्मा क्या होती है, डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली अटैचमेंट होती है आपकी। क्लियर ना? और पाई बॉन्डिंग क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर ना? परपेंडिकुलर बॉन्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्डिंग क्या होती है हमारी, वीक होती है। तो उसी के आधार पर डिवाइड किया गया था इनको दो पार्ट में, सिग्मा मेटल कार्बोनाइल्स और दूसरे कहते हैं भाई पाई मेटल कार्बोनाइल्स। सिग्मा विच कंटेन सिग्मा बॉन्डिंग, पाई मेटल कार्बोनाइल्स विच कंटेन द पाई टाइप ऑफ बॉन्डिंग। क्लियर भाई? फिर बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहला पॉइंट भाई, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, छोड़ के किसको, आयरन और निकल कार्बोनाइल, वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल एंड टॉक्सिक इन नेचर। वोलेटाइल क्या होता है, आप इनको हीट करोगे ना, दे कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। किसको भाई, आपको बता दिया मैंने, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स आर वोलेटाइल एंड टॉक्सिक। क्लियर ना?
इस प्रकार से। ये था भाई हमारा मेटल कार्बोनाइल्स, लेकिन बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बहुत ही रेयर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वन क्या भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इंपॉर्टेंसेस क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इंपॉर्टेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की इंपॉर्टेंसेस क्या है? पहला तो दे आर यूज्ड टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस को एस्टिमेट करने काम आते हैं। इंपॉर्टेंसेस की बात करें भाई, इंपॉर्टेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड की हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंसेस है। पहले तो क्या होती है भाई, दे आर हेल्पफुल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को एस्टिमेट करने का काम आते हैं। दे आर यूज टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, जो किसके कारण होती है भाई, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के कारण होती है। क्लियर ना। सेकंड पॉइंट, दे आर हेल्पफुल इन केस ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दोनों चीजों में काम आते हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दे आर हेल्पफुल इन केस ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोनों के अंदर क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर आल्सो यूज्ड इनटू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल के लेप को कवर करना, क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इनटू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दे आर आल्सो टू रिमूव द हार्डनेस। वाटर की हार्डनेस के रिमूव करने का होते हैं। तो किस में काम आते हैं ये? वाटर की ट्रीटमेंट में, यानी ये कन्वर्ट करते हैं हार्ड वाटर को किसमें भाई? सॉफ्ट वाटर के। यानी दे आर आल्सो हेल्पफुल टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम भी आते हैं। तो वाटर को, हार्ड वाटर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर भाई? सॉफ्ट वाटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर आल्सो हेल्पफुल इन डाइंग प्रोसेस। डाइंग क्या होता है भाई? डाई वगैरह करना होता है ना, उस प्रोसेस में काम होते हैं। तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इन टू द डाइंग ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर आल्सो हेल्पफुल इन टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। किसमें हेल्पफुल होते हैं भाई? हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। बायोलॉजिकल कैसे भाई? हमें पता है क्लोरोफिल है या हीमोग्लोबिन है या विटामिन B12। आपको पता होगा क्लोरोफिल जो होता है वो बना होता है किसका भाई? हमारा मैग्नीशियम का। किसका बना होता है? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन किसका होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। विटामिन B12 किसका होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। मैंने पेपर के इस चैप्टर के पहले लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम का, हीमोग्लोबिन होता है आयरन का, विटामिन B12 होता है कोबाल्ट का। तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इनटू द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोसेस में होते हैं, विटामिन B12 के अंदर हेल्पफुल होते हैं। क्लियर ना। तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इनटू द बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट भाई, दे आर आल्सो हेल्पफुल इनटू द मेटलर्जिकल प्रोसेस। इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती है भाई? दे आर मेटलर्जिकल होता है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओर के अंदर से मेटल को बाहर निकालना क्या होता है? मेटलर्जी प्रोसेस। तो ये आल्सो हेल्पफुल होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर, जिसमें ये मेटल को रिमूव करने का काम आते हैं उसकी ओर के अंदर से। क्लियर ना। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हो किसकी भाई? हमारी जो हम सिल्वर का एग्जाम्पल लेते हैं उसके अंदर, दे आर हेल्पफुल टू रिमूव द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर सल्फाइड। क्लियर ना। तो दे आर हेल्पफुल इनटू द मेटलर्जी प्रोसेस इन विच वी रिमूव द मेटल फ्रॉम देयर ओर। एग्जाम्पल के साथ इसका आप सिल्वर का या किसका भाई? गोल्ड का। सिल्वर और गोल्ड बेस्ट एग्जाम्पल आपके सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है भाई, दे आर आल्सो हेल्पफुल इन कैटालिसिस, यानी जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कैटालिसिस के रूप में काम आते हैं। दे आर आल्सो बिहेव एज ए कैटालिस्ट। एग्जांपल क्या है भाई? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जो एग्जांपल आपका वो क्या है? जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जो आपका यूज होता है किसके अंदर? रबर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्लियर ना। तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इनटू द कैटालिसिस प्रोसेस, यानी दे आर आल्सो एक्ट एज ए कैटालिस्ट
फॉर एग्जाम्पल जिगलर नाटा कैटलिस्ट, कौन सा भाई, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन, दे आर आल्सो हेल्पफुल इन टू द फोटोग्राफी, किसमें हेल्पफुल होते हैं भाई, इन फोटोग्राफी। क्लियर भाई, तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इन टू द फोटोग्राफी। रीजन क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो डेवलप्ड फिल्म होती है उसको फिक्स करने के लिए उसको वाश करते हैं हाइपो सॉल्यूशन, जो डिजोल्व होता है अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड, क्लियर ना, और जो टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिल्वर सल्फेनेटो, क्लियर भाई, इस प्रकार से। तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इन टू द फोटोग्राफी। और कौन सी फोटोग्राफी होती है हमारी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, फिक्सेशन में काम आते हैं हमारी डेवलप्ड फिल्म के अंदर, क्लियर। लास्ट पॉइंट भाई, दे आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, यानी बहुत सारे जो मेडिसिन और ड्रग्स हैं उनके निर्माण के अंदर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज होता है, क्लियर भाई। दे आर आल्सो यूज्ड इनटू द मेडिसिन्स। फॉर एग्जांपल जो आपकी ईडीटीए है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, आपकी जो है इथाइलिनी डाइमीन टेट्राएसीटेट, ईडीटीए जो होता है ना, इथाइलिनी डाइमीन टेट्रा एसीटेट, इट इज यूज्ड इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, क्लियर। इस प्रकार से तो ये मेडिसिन के रूप में भी काम आते हैं। ये आपकी हम बात करें सिस्प्लेटिन, किसकी बात करें, सिस्प्लेटिन, ये किस काम में आती है सिस्प्लेटिन, इट इज यूज्ड इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं एंटी कैंसर एजेंट, इसको एक नाम बोलते हैं एंटी कैंसर एजेंट, सिस्प्लेटिन। तो दे आर आल्सो हेल्पफुल इनटू द मेडिसिन, मेडिकल पर्पज में भी काम आते हैं बहुत सारे हमारे, क्लियर। लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के तौर पे बता देता हूं। ऑर्गेनो छोटा है टॉपिक है, मेटेलिक कंपाउंड्स, अभी हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, सिलेबस से बाहर निकाल दें इस टॉपिक को। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, ऑर्गेनो का मतलब कहता है कार्बन, यानी और मेटल का मतलब कहता है मेटल, यानी ऑर्गेनिक का मतलब किससे रिलेटेड करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, कार्बन से, और ये क्या है मेटल, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो। दोबारा ध्यान दो, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनिक का मतलब कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन या विच हैव द प्रॉपर्टी बिहेव लाइक द कार्बन एटम। मेटल का मतलब क्या होता है, मेटलिक का मतलब मेटल्स, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, यानी कम से कम एक बॉन्ड तो जरूर हो किसके बीच में भाई, मेटल एंड कार्बन के बीच में, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी दीज और दोज कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड आर नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो, बॉन्डिंग हो, क्या कहलाते हैं भाई हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्या कहलाते हैं भाई हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एग्जांपल देना चाहो भाई आप, डाइमिथाइल जिंक आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है डाइमिथाइल जिंक, क्लियर ना, डाइमिथाइल जिंक या डाइथाइल जिंक, इस प्रकार से डाइमिथाइल CH3 की 2, डाइमिथाइल जिंक या डाइथाइल जिंक, करिए ना, इस प्रकार से डाइमिथाइल जिंक और डाइथाइल जिंक, इस प्रकार से जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो, क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये भी दो टाइप के होते हैं, सिग्मा एंड पाई, जो ये हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, दे आर आल्सो द टू टाइप्स, एक क्या होते हैं सिग्मा बॉन्डेड और दूसरे क्या होते हैं पाई बॉन्डेड। वन इज नोन एज द सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, अदर वन इज नोन एज द पाई बॉन्डिंग। अब सिग्मा बॉन्डेड क्या होते हैं, पहले बता देता हूं मैं आपको सिग्मा बॉन्डेड, चलो यहीं पे बता देता हूं, छोटी छोटी टर्म्स है हमारी। पहले क्या है हमारे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं भाई हमारे, दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द मेटल कार्बन बॉन्ड एज ए सिग्मा, किसकी फॉर्म में हो गई सिग्मा, यानी द कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल कार्बन कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड इनके अंदर सिग्मा हो, आर नोन एज द सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। क्लियर भाई, क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक सिग्मा बॉन्डिंग। एग्जांपल क्या दोगे इनके, इनके एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, 11th में पढ़ा होगा आपने RMgX, इसके लिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था इस रिएजेंट के लिए। R रिप्रेजेंट द एल्काइल ग्रुप, Mg रिप्रेजेंट द मैग्नीशियम मेटल, X रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
एल्काइल क्या उसका है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो RMgX क्या है भैया हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। किसका एग्जांपल है भैया हमारा, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। किसका भाई, सिग्मा बॉन्डेड। और डाइथाइल जिंक, मैंने भी आपको बताया था, डाइथाइल जिंक या डाइमिथाइल मैग्नीशियम या डाइमिथाइल बेरिलियम। इस प्रकार से ये सारे एग्जांपल किसके हैं भाई, या ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम। दीज ऑल ऑफ आर द एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड, क्लियर। या टेट्राइथाइल टीन, ये सारे क्या भाई हमारे सिग्मा बॉन्डेड। दूसरे क्या होते हैं भाई, पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड के अंदर क्या होगा, दूसरा वाला क्या भाई हमारा, पाई बॉन्डेड, जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा भाई हमारा, पाई बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा भाई हमारा, पाई बॉन्ड। यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द मेटल कार्बन कोवेलेंट पाई बॉन्ड। मेटल कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड हो कौन सा हो, लेकिन वो पाई बॉन्ड हो, आर नोन एज द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। और पाई बॉन्ड किसके अंदर होता है भाई, मेटल कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है, वी नो दैट, हम पढ़ चुके हैं भाई, जो एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और कितने होते हैं, दो पाई। यानी है तो डबल बॉन्ड होगा या क्या होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्लियर ना। क्या कहलाएंगे वो हमारे, पाई बॉन्डेड। और सिंगल बॉन्ड में किसमें होंगे भाई, सिग्मा बॉन्डेड। तो इसके जो एग्जांपल है पाई बॉन्ड के, वो एग्जांपल आपका जीज साल्ट, ZEISE, जीज साल्ट इज द एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्डेड, जीज साल्ट, क्लियर। जीज साल्ट किसका एग्जांपल है हमारा, पाई बॉन्डेड का एग्जांपल है, क्लियर। या आप और एग्जांपल ले लो, फेरोसीन, फेरोसीन इसी का एग्जांपल भाई हमारा फेरोसीन, FERROCNE, फेरोसीन। इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्लियर भाई। लेक्चर हमारा फिनिश हो चुका है और हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। In next video, we will discuss about some new topics, new questions. Till then, take care. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।